कारण थे, तकनीकी समस्याएं थी। जैसा कि आपको पता है कि हर माह की दूसरे मंगलवार को हम आपसे मुखातिब होते हैं एक सब्जेक्ट लेकर। आज हमारा सब्जेक्ट है एम्प्लॉयज एनरोलमेंट स्कीम। नमस्कार। और हमारे साथ हैं इस पर बात करने के लिए श्री पीवी वर्मा, एसीसी कंप्लायंस हेड ऑफिस। नमस्कार। मेरा नाम पीवी वर्मा है। मैं यहाँ पे एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर हूँ कंप्लायंस के चार्ज में। और इस स्कीम के बारे में आज आप सबों से रूबरू होने के लिए आया हूँ। आप सबों की जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी इससे रिलेटेड जो क्वेरीज हैं, जो भी सवाल होंगे, उनका हम कोशिश करेंगे कि आज जवाब दें। बहुत अच्छे। और हमारे साथ दूसरे गेस्ट हमारे हैं श्री हर्षवर्धन कौशिक, जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ईपीएफओ हेड ऑफिस। नमस्कार। और हमारे आज के दोनों जो एक्सपर्ट हैं अपने आप में बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, हमारे बहुत काबिल ऑफिसर हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप उनकी वार्ता से, उनके डिस्कोर्स से पूरा लाभ लेंगे और इस स्कीम को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, इसका लाभ उठा पाएंगे। मैं चर्चा शुरू करने से पहले एक बार इस बात के लिए माफ़ी मांगता हूं कि आज का कार्यक्रम शुरू करने में भी थोड़ी सी देर हुई। इसके अलावा पिछले 3-4 माह से हम इस कार्यक्रम को नहीं कर पा रहे थे कुछ तकनीकी कारणों से, लेकिन मुझे विश्वास है कि आगे इस कार्यक्रम को आप लगातार देख पाएंगे। मैं अपने सभी दर्शकों से ये अनुरोध करूंगा कि आज के सवाल कृपया इस विषय पर, आज का जो टॉपिक है एम्प्लॉय एनरोलमेंट स्कीम 2025, इस पर ही अपने सवाल प्रेषित करें। इससे इतर सवालों का जवाब दे पाना संभव नहीं होगा। फिर भी उन सवालों का फ़ायदा ये है कि हम उन सवालों पे आगे कुछ लाइव सेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सवालों का जहां संभव होगा उनका जवाब हम उसी चैट बॉक्स में आपको दे देंगे। तो आप सवाल पूछते रहें, कोशिश करें कि आज के टॉपिक पर आपके सवाल हों। मैं सबसे पहले आज अपने पहले गेस्ट श्री टीवी वर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि इस स्कीम के बारे में बताएं कि आखिर इस स्कीम को लाने की आवश्यकता क्या थी और इस स्कीम का पर्पस क्या है। धन्यवाद आलोक जी। आप सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो स्कीम है, ये हमारा एक पुराना भी बहुत पहले 2017 में एक बार एक स्कीम लाई गई थी इसी तरह की, एम्प्लॉयज एनरोलमेंट कैंपेन करके। और उसके बाद से 2017 के बाद से ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे जिन्हें कि ईपीएफ के अंडर आना था। किसी कारणवश अगर कोई भी एम्प्लॉयर उनको ईपीएफ के अंडर में नहीं ला पाए, तो वैसे लोगों के लिए यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां पे कि एम्प्लॉयर्स आप चाहें तो अभी एक डिक्लेरेशन कर सकते हैं और वैसे एम्प्लॉय को डिक्लेयर करें जो 1 जुलाई 2017 से लेके और 31 अक्टूबर 2025 तक उनके यहाँ एम्प्लॉयमेंट में रहे हैं, जो आज भी लाइव हैं और जो साथ ही जो अभी भी उनके साथ काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों के लिए आप यही स्कीम है। एम्प्लॉयर अगर वैसे को डिक्लेयर कर देते हैं तो एम्प्लॉयर्स को काफ़ी फ़ायदा है। एम्प्लॉयज़ के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जो एम्प्लॉय अभी तक छूट चुके हैं, जो कहीं ईपीएफ के दायरे में नहीं आ रहे हैं, जिनको ईपीएफ का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उन सबों को अब ये बेनिफिट लेने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक सुनहरा मौका है। ये बहुत अच्छी बात है आपने बताई वर्मा साहब कि जिन एम्प्लॉयज़ को एनरोल करने से रह गए थे किसी भी कारण से, उनको अब एनरोल करने का एक मौका सरकार ने दिया है। मैं जानना चाहूँगा कि ये स्कीम लागू कब से और कब तक चलेगी। हाँ, ये स्कीम 1 नवंबर 2025 से लागू हुई है और 6 महीने के लिए लागू हुई है। तो 6 महीने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी गई है एम्प्लॉयर्स को कि जहां वो चाहें तो पुराने लोगों के लिए जो भी छूट चुके हैं 2017 से लेके 2025 के बीच में, 1 जुलाई 2017 से लेके 31 अक्टूबर 2025 के बीच में, उन सबों के लिए वो एक डिक्लेरेशन कर सकते हैं। और उसके बाद एम्प्लॉयर्स के लिए भी बहुत तरह का इसमें फ़ायदा अवेलेबल है। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। मैं समझ सकता हूँ कि ये जो स्कीम है अगले 6 महीने तक रहेगी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक। तो इन 6 महीने में कोई भी एम्प्लॉयर अपने उन एम्प्लॉयज़ के बारे में डिक्लेरेशन दे सकता है जो स्कीम का मेंबर बनने से छूट गए थे। और ये वो एम्प्लॉय होंगे जो कि 1 जुलाई 2017 से और 31 31 अक्टूबर अक्टूबर 2025 के बीच में आपके यहाँ
एनरोल आपके यहाँ सेवा में आए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1 जुलाई 2017 का क्या औचित्य है? जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारी पुरानी एनरोलमेंट कैंपेन जब शुरू हुई थी 2017 में, तो उस समय दिया गया था 2009 से लेके 2016 तक जितने भी एम्प्लॉई थे, उनको अलाउ किया गया था डिक्लेयर करने के लिए, वो पुराने स्कीम में। वो स्कीम चली थी 30 जून 2017 तक। तो जी। अभी इसीलिए उसको 1 जुलाई 2017 से लेके और अभी बिकॉज़ नवंबर में भी शुरू किया गया है, तो 31 अक्टूबर 2025 तक जितने भी एम्प्लॉई हैं, उनको इसके दायरे में लाने के लिए ऐसा प्रावधान किया गया है। लेकिन साथ ही ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि एक और जो रिलेटेड टर्म्स कंडीशन है, वो ये है कि ऐसे एम्प्लॉई के बारे में ही एम्प्लॉयर्स डिक्लेयर कर पाएंगे जो जिंदा हैं, लाइव हैं और साथ में अभी उनके साथ एम्प्लॉयड हैं। जो छोड़ के जा चुके हैं उनके बारे में अभी डिक्लेरेशन इसमें संभव नहीं है स्कीम प्रोविजन के अनुसार। अच्छा, तो हमारे बहुत सारे दर्शकों के मन में ये सवाल भी होगा कि आखिर ऐसे एम्प्लॉयज़ को हम एनरोल क्यों नहीं कर सकते जो जिंदा नहीं है या वो ऑन रोल नहीं। जी। क्या इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? वैसे लोगों को इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस स्कीम का जो फ़ायदा मिल रहा है, जी। एक तो एम्प्लॉयी के पर्सपेक्टिव से मैंने बताया कि एम्प्लॉयी को ईपीएफ के दायरे में लाया जा रहा है। तो और दूसरा है एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से। तो जी। अगर ऐसे लोगों का जो आपका विशेष सवाल है कि ऐसे लोग जो अभी छोड़ के जा चुके हैं, तो वो ऑल्दो इस स्कीम में नहीं आएँगे, लेकिन अगर एम्प्लॉयर चाहें तो उनका पुराना कंप्लायंस कर सकते हैं ज़रूर और पुराना कंप्लायंस एक नॉर्मल डिफ़ॉल्ट की तरह होगा। लेकिन साथ ही अगर इस स्कीम में आते हैं तो एम्प्लॉयर्स को क्या फ़ायदा हो रहा है, वो भी मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूँगा। जी, बिल्कुल। सबसे पहला चीज़ जो है एम्प्लॉयर्स के लिए कि अगर किसी भी एम्प्लॉयर ने ऐसे एम्प्लॉई का जिनके लिए डिक्लेरेशन कर रहे हैं और उन्होंने कोई भी उनके एम्प्लॉई शेयर का पैसा नहीं काटा है, तो वैसे केसेस में एम्प्लॉई शेयर का पैसा अपने आप वेव हो जाएगा। तो अभी अगर आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में समझें, तो अगर पुराने पीरियड से कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का पैसा जमा करता है और उसने काटा या नहीं काटा, तो दोनों शेयर 12% एम्प्लॉयर का, 12% एम्प्लॉई का, दोनों शेयर की लाइबिलिटी एम्प्लॉयर की हो जाती है। लेकिन इस स्कीम के तहत जो एम्प्लॉई का 12% है, वो एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी नहीं रहेगी, वो अपना वेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। दूसरा चीज़, जो पेनल्टी लगती है हमारे यहाँ पीनल डैमेजेस जो सेक्शन 14 के अंतर्गत कहते हैं, वो पीनल डैमेजेस का जो रेट है उस पीरियड में आप देखेंगे 5% से लेकर 25% तक वेरी करता था। तो जितना भी डिले होगा, अगर किसी का आपने 2017 से लेके अगर कहा, तो 25% से ऊपर होके इट कैन गो अप टू 100%। लेकिन इस स्कीम के अंतर्गत जो भी एम्प्लॉयर डिक्लेयर कर रहे हैं, वैसे लोगों के लिए पेनल्टी मात्र 100 रुपये होगी, जो तीनों स्कीम को मिला के अगर किसी एक में भी 100 रुपये जमा कर दिया गया, तो 100 रुपये माना जाएगा कि तीनों स्कीम में कंप्लीट हो गया, पेनल्टी पूरी तरह पे हो गई। सो 100% देने की जगह या 25% देने की जगह अब आपकी पेनल्टी मिनिमम हो जाती है। ये जी। दूसरा फायदा हुआ। जी, तो मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शक अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इस स्कीम का फ़ायदा क्या है। पहला फ़ायदा ये है कि आप जो छूटे हुए एम्प्लॉइज़ हैं उनको एनरोल कर सकते हैं। एम्प्लॉयर के ऊपर ये लायबिलिटी नहीं रहेगी कि वो एम्प्लॉई शेयर जो कि 12% ऑफ द वेजेस होता है, वो जमा कराएँ। दूसरा उनका लाभ ये होगा कि वो डैमेजेस से बच जाएँगे, केवल नोशनल जी। डैमेज जो है वो ₹100 का उनको देना होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ब्याज तो उनको देना होगा। हाँ, ब्याज देना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस देना होगा और एम्प्लॉयर का जो शेयर है वो देना होगा। जी। ये 3 केवल जमा करना होगा, नोशनल डैमेज ₹100 और एम्प्लॉयी शेयर वेवर। ये जी। इस स्कीम के मुख्य विशेषता है। अच्छा, तो एक तो ये बात हो गई, दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा अपने दर्शकों की तरफ से कि क्या ऐसे संस्थान, ऐसे प्रतिष्ठान जो कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं कराया है, क्या वे भी इसका लाभ उठा सकते हैं? हाँ, ये स्कीम दोनों ऐसे संस्थानों पर लागू होती है जो हमारे यहाँ ऑलरेडी कवर्ड हैं और वैसे भी संस्थानों पर लागू होते हैं जो अभी तक हमारे यहाँ कवर्ड नहीं है ईपीएफ में। जो पुराने से जो बिल्कुल ही अभी अनकवर्ड हैं, उन्हें नया कोड नंबर लेना पड़ेगा और वैसे एम्प्लॉई को वो डिक्लेयर कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि ईपीएफ का कोड नंबर लेने के लिए श्रम सुविधा पोर्टल पर एक व्यवस्था बनाई गई है, जहां से आप ईपीएफ और ईएसआईसी दोनों का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं
और आपको ये जानकर खुशी होगी कि इसके लिए, इसकी जानकारी, इसकी प्रक्रिया को समझने के लिए हमने एक वीडियो बनाया है जो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि पिछले 2 सालों से हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जो लर्निंग के पर्पज़ से हैं, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों को ये बताते हैं कि किसी काम को करने के लिए, ईपीएफ से संबंधित किसी काम को करने के लिए या कोई भी सेवा प्राप्त करने के लिए उन्हें किस प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप अवश्य देखें। आप हमारे पुराने लाइव शोज़ भी देख सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आज बहुत सारे सवाल ऐसे आ रहे हैं जो कि हम पहले लाइव शोज़ में जवाब जिनका दे चुके हैं या जिनका हमने अपने वीडियोज़ में जवाब दिया हुआ है। तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करूँगा कि आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर देखें, उस पर वीडियोज़ देखें। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और आप ईपीएफ सेवाएं अच्छे से पा सकेंगे। वर्मा साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर किसी प्रतिष्ठान के विरुद्ध कोई 7A कार्रवाई चल रही है तो क्या होगा? आलोक जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। 7A की कार्रवाई ऐसी कार्रवाई है जो हमारे यहाँ असेसमेंट की प्रक्रिया जिसे कहते हैं। जो डिफ़ॉल्टर्स हैं और उनके खिलाफ अगर कोई असेसमेंट की प्रक्रिया चल रही है तो वैसे केसेज में भी ये इस स्कीम का फ़ायदा एम्प्लॉयर उठा सकते हैं। वहाँ पे एक ही केवल शर्त है कि जो आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं वो एक कंप्लीट डिक्लेरेशन हो। दूसरा कि इसमें जो एम्प्लॉई शेयर वेवर का प्रोविज़न है वो वहाँ पे लागू नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे कि 7A चल रहा हो और केवल जो पेनाल्टी है वो 100 रुपये मात्र उन्हें देना पड़ेगा। एम्प्लॉई एम्प्लॉयर शेयर दोनों देना होता है, साथ में उन्हें इंटरेस्ट पे करना होता है अंडर सेक्शन 7Q और साथ ही जो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस पे करना पड़ता है। 100 रुपीज़ पेनाल्टी वाला जो क्लॉज है वो उनके ऊपर भी लागू होगा। आप हमारा शो देख रहे हैं ईपीएफओ लाइव, फेसबुक पर, इंस्टा पर और यूट्यूब पर। जैसा कि अभी आपने सुना कि जिन प्रतिष्ठानों के खिलाफ 7A कार्रवाई चल रही है, मैं आपको बता दूं कि ईपीएफ एक्ट की धारा 7A में ये व्यवस्था है कि यदि कोई प्रतिष्ठान अपने ड्यूज समय से जमा नहीं कराता है तो उसके खिलाफ कमिश्नर एक इंक्वायरी शुरू करता है उन ड्यूज को एसेस करने के लिए। और जब किसी प्रतिष्ठान के विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई चल रही हो तो वे प्रतिष्ठान कुछ सीमाओं के साथ इस योजना का लाभ ले सकेंगे। जैसा कि अभी वर्मा साहब ने बताया कि उनको एम्प्लॉय शेयर की छूट नहीं होगी, उनको ब्याज देना पड़ेगा, उनको एम्प्लॉयर शेयर भी देना पड़ेगा। बस उनको ये लाभ, बहुत बड़ा लाभ है वैसे तो ये, कि उनको डैमेजेस नहीं देना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे एम्प्लॉयर जिनका 7A इंक्वायरी चल रही है वे भी इसका लाभ उठाएं। आप भी कुछ अगर कहना चाहें तो लोगों से, एम्प्लॉयर से, इस बारे में कि वो कैसे लाभ उठाएं और क्या करें इसके लिए। इसकी प्रक्रिया बहुत सरल रखी गई है। जो हम लोगों ने बेसिक अभी तक बात कर ली कि बहुत अगर छोटे शब्दों में कहें तो एम्प्लॉयर के लिए एम्प्लॉई शेयर अगर काटा नहीं गया तो फिर आप उसे वेव समझें, अगर काटा गया है तो उसे जमा करना है। साथ ही एम्प्लॉयर शेयर जमा करना है, 100 रुपीज़ पेनल्टी जो होती है, केवल लमसम 100 रुपीज़ जमा करना है। वो भी पर मंथ नहीं है, पर एम्प्लॉय नहीं है, 100 रुपीज़ लमसम फॉर एवरी इस्टेब्लिशमेंट। और साइमल्टेनियसली आपका जो इंटरेस्ट होता है 7Q का जो भी डिले हुआ उसमें भी कर सकते हैं और इंटरेस्ट के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस पे करना है। इस सारे चीज़ों के बाद जो आपका प्रोसेस होगा वो प्रोसेस आपके एम्प्लॉयर पोर्टल पे ही अवेलेबल है, जहां जी, जाकर इस आप पर भी हम डिक्लेयर बात कर सकते करेंगे। हैं। जी तो वो हर चीज टेक्निकल इश्यूज को ज़्यादा बेहतर वे जी में जी, बिल्कुल बताएंगे। बिल्कुल। आज के हमारे एक्सपर्ट हैं हर्षी, मैं उन तक आता हूँ। उससे पहले आपको एक बात और बताता हूँ कि जैसे कि 7A कार्रवाई होती है वैसे ही कर्मचारी भविष्य निधि योजना में पैरा 26B और कर्मचारी पेंशन योजना का पैरा 8, उसके अंतर्गत भी किसी व्यक्ति की अगर सदस्यता के बारे में कोई डिस्प्यूट है तो उसका रेजोल्यूशन कमिश्नर द्वारा किया जाता है। और अगर इन प्रावधानों के अंतर्गत कोई जांच चल रही है तो क्या उसके बारे में भी इस योजना में कोई प्रावधान है? हाँ, इस योजना में केवल धारा 7A के अंतर्गत ही नहीं है, साथ ही 26B और 8 जैसे आपने बताया, ये ऐसी धाराएं हैं जहाँ पे 7A जो होती है ओवरऑल आपके ड्यूज़ को डिटरमाइन करने के लिए होती है। जबकि अगर किसी का मेंबरशिप डिस्प्यूट हो कि वेदर वो वहाँ उस पर्टिकुलर इस्टेब्लिशमेंट में वहाँ एम्प्लॉयड था नहीं एम्प्लॉयड था, उसके लिए अगर कुछ डिसीजन लेना हो
तो धारा 26B जो है वो लागू होता है, पैरा 8 लागू होता है और उसके अंतर्गत अगर कोई भी कार्रवाई करनी हो तो उसके ऊपर भी इस स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है। जैसे धारा 7A में मिला, उसी तरह का सेम, जहाँ पे कि एम्प्लॉई शेयर, एम्प्लॉयर को दोनों एम्प्लॉई एज वेल एज एम्प्लॉयर शेयर जमा करना पड़ेगा, वो एम्प्लॉई शेयर का वेवर नहीं है, और साथ ही उनको इंटरेस्ट भी जमा करना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी जमा करना होगा। फ़ायदा मिलेगा पेनल डैमेजेस का, जो कि 25% से मे बी 100% तक चला जाए। 24 के बाद अभी 1% पर मंथ का है, तो रेट वेरी करता है पेनल डैमेजेस का, बट वो सारा कुछ घट के 100 रुपीज़ लमसम पे पेनल डैमेजेस आ जाएगा। देखिए, कुछ सवाल भी आ रहे हैं, हालांकि इस योजना से आज के विषय पर संबंधित सवाल कम है, लेकिन उन सवालों को लेने से पहले मैं चलता हूँ अपने दूसरे एक्सपर्ट आज के श्री हर्षवर्धन कौशिक, जो कि हमारे पूरे आईटी सिस्टम को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और संभालते हैं। उनके पास हर सवाल का जवाब होता है, आप कोई भी सवाल उनसे पूछ सकते हैं। उनको हम अगले किसी दिन और बुलाएंगे बाकी सवालों पर बात करने के लिए, लेकिन आज हम चाहेंगे उनसे ये जानना कि इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए एम्प्लॉयर को क्या करना होगा, किस तरह से प्रोसेस पूरी करेंगे वो। सर, इसका जो प्रोसेस है ये बहुत ही हमने सिंपल रखा है और जी ये एम्प्लॉयर पोर्टल पे ही मुश्किल से 3-4 स्टेप में हम इसको कर सकते हैं। जी तो लेकिन इसमें मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जो हमारा नॉर्मल ईसीआर है उससे अलग इसको किया गया, उससे इसको नहीं करना है लिंक। तो इसमें जो सबसे पहले कि जो भी ऐसे एम्प्लॉई हैं जिनको कि एम्प्लॉयर डिक्लेयर करना चाह रहा है, तो उनका एम्प्लॉयर को यूएन अलॉट करना होगा। यूएन अलॉट करने का जो प्रोसेस है वो सेम है जो उमंग पे अभी हमारा फेस ऑथेंटिकेशन से आपको उन सभी एम्प्लॉई का यूएन अलॉट करना है। एक बार जब उसका यूएन अलॉट हो जाएगा तो सेकंड स्टेप है कि एम्प्लॉयर पोर्टल पे जाके एम्प्लॉयर को उसको अपनी एस्टिमेट के साथ लिंक करना है। और उसमें जो जैसे कि सर ने बताया कि जो एम्प्लॉई की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 1 जुलाई 2017 से लेके 31 अक्टूबर 2025 के बीच में होनी चाहिए। यूएन लिंक करने के बाद जो इसका रिटर्न फाइल करना है उसके लिए हमने पोर्टल पे एक सेपरेट ऑप्शन दिया है। अगर आप अपना लॉगिन एम्प्लॉयर करते हैं तो उसको होम पेज पे ही एक सेपरेट टैब नज़र आएगा EEC 2025 नाम से। इस टैब पे क्लिक करने पे उसको आपको रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर जो हमने थोड़ा सा चेंज किया है और वो जो एम्प्लॉयर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी है कि आपको हर महीने का अलग अलग रिटर्न फाइल नहीं करना है बल्कि एक सिंगल रिटर्न फाइल करना है। तो यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा चेंज है नॉर्मल ईसीआर से। नॉर्मल ईसीआर में आपका वेज और मंथ नहीं होता, तो इसमें चूंकि आपको एक ही टेक्स्ट फाइल के अंदर सभी मंथ का करना है, तो जो भी उसमें एक वेज मंथ का अलग से कॉलम दिया गया है, तो आपको सभी एम्प्लॉइज़ का सभी वेज मंथ का एक सिंगल रिटर्न फाइल करना है। वहीं पर आपको एक हेल्प फाइल में उसका फॉर्मेट वगैरह दिया हुआ है। सिस्टम उसको फिर अपलोड करेगा और उसका जो रिटर्न आपका एक बार पीडीएफ जनरेट करके आप रिटर्न एक बार अप्रूव करने से पहले उसको ठीक तरीके से चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद उस रिटर्न को आप अप्रूव करेंगे और चालान बनाएंगे। यहाँ पर सिस्टम क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली जो भी उसका इंटरेस्ट है डिफरेंट वेज मंथ्स का, डिफरेंट एम्प्लॉइज़ का, और जो उसका एक लमसम जो डैमेजेस है वो सिस्टम एक सिंगल चालान में कैलकुलेट कर देगा। इस चालान का पेमेंट ठीक। करने के बाद आपके पास डिक्लेरेशन का ऑप्शन आ जाएगा और आपको लास्ट में उस डिक्लेरेशन को डिजिटल सिग्नेचर या ई साइन से अप्रूव करना है। तो ये बेसिकली 3-4 जो सिंपल स्टेप्स हैं, यूएन अलॉटमेंट, लिंकिंग, रिटर्न फाइलिंग और पेमेंट और उसके बाद डिक्लेरेशन, इससे आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि आपको एक ही सिंगल फाइल में, चूँकि वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, तो आपके जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनको वन गो में ही आपको डिक्लेयर करना है और एक सिंगल रिटर्न से उनकी इन्फॉर्मेशन देनी है। हर्षी, हम जानना चाहेंगे क्या अगर कुछ एम्प्लॉय पहले डिक्लेरेशन में छूट जाते हैं तो क्या दूसरा डिक्लेरेशन फाइल कर सकते हैं एम्प्लॉयर? नहीं, अभी जो स्कीम के अनुसार जो है वो एक ही डिक्लेरेशन करना है, तो उनको फर्स्ट टाइम में जो भी जी एम्प्लॉइज़ हैं उनका सबका डिक्लेयर करना होगा। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात आपने बता दी जो बहुत काम की है हमारे एम्प्लॉयर्स के लिए, कि जब भी डिक्लेरेशन करें तो बहुत सावधानी से करें, सारे एम्प्लॉयज़ को पहली बार में एक ही डिक्लेरेशन में ले लें, जिससे कि कोई भी व्यक्ति छूट ना जाए और आपको दोबारा डिक्लेयर करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि दोबारा डिक्लेयर का ऑप्शन ही नहीं है। एक सवाल आ रहा है संध्या शेट्टी जी का, हाउ विल वी नो दैट 7A इज गोइंग ऑन? ये फेसबुक पे सवाल है संध्या जी का। वर्मा साहब एक छोटा सा जवाब इसका दे सकते हैं। हाँ, 7A एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है
और जब भी 7A की प्रक्रिया जारी होती है तो एम्प्लॉयर को एक नोटिस जाती है, प्रॉपर समन होता है और प्रॉपर हियरिंग का मौका दिया जाता है, जहां रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलती है एम्प्लॉयर को डिफेंड करने के लिए। तो एम्प्लॉयर के पास डेफिनेटली इसकी नोटिस होती है 7A के लिए, और एम्प्लॉयर को पता होता है कि एक 7A की प्रक्रिया चल रही है। जी। चूंकि हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो हिंदी कम समझते हैं, कम जानते हैं, तो बहुत बार ये रिक्वेस्ट आती है कि प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो। सो आई रिक्वेस्ट माय पैनलिस्ट टू समराइज द होल थिंग इन इंग्लिश ऑल्सो। वर्मा साहब, प्लीज़। I'll summarize it briefly. Right. The issue is the EPFO has launched this scheme, Employees Enrollment Scheme. The objective of the scheme is to provide a special window for employers to voluntarily declare eligible employees who were left out from EPF coverage during the period 1/7/2017 to 31/10/2025, and the objective is to regularize their past compliance. So, a special incentive is being given to the employers for declaration of such kind of employees. This scheme has come into operation from 1st of November 2025 and it will remain valid for another 6 months. Right. So employers may declare any employee who were left out because of any reason whatsoever. No questions will be asked between the period 2017 to 2025, and for such kind of employees where the employee share was not deducted, the employers are not liable to pay the employee share. It stands waived. And wherever the employers have deducted the EPF share from the employee's salary, they are liable to pay. At the same time, another biggest incentive is that instead of having different rate of penalty as is available under section 14B, which ranges from 5% to 25%, it goes up to 100%. Here, in this case, for such kind of declared employees, the penalty shall be only rupees 100 lump sum for each establishment. So I request everyone to take advantage of this scheme, enroll as many as employees which were left out. The process for this entire thing is very simple. On the employer portal itself, the functionality has been provided. The employer needs to first generate a UAN in respect of the employee through face authentication technology. Then the first requirement is that if you have the details, you need not make or file month-wise separate returns in respect of such employee. A consolidated return can be filed. Help file is available on the portal itself. You can see that it is very simple. So first you have to make the payment and then you will land on the declaration page. You have to simply submit the declaration page there. No suo motu compliance action will be taken from EPFO in respect of such employees. Right. So I hope those who could not understand Hindi have understood the scheme properly. Now, मेरा एक सवाल और है कि मैं चाहता हूं कि हर चीज़ तक ये सवाल पहुंचाऊं मैं अपने एक दर्शक का कि विशाल कुमार दधीच जी है फेसबुक पे, ये पूछ रहे हैं कि सर इसका चालान अलग से जमा करना होगा या मेन ईसीआर में पेड हो जाएगा? नहीं, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसका जो चालान है वो अलग से बनाना पड़ेगा। इसके लिए सेपरेट प्रोसेस दिया है जो कि ईईसी टैब के अंदर है। आपको रिटर्न फाइल करना है और उसी रिटर्न के आधार पर सिस्टम चालान बनाएगा, जिसमें कि आपका चालान जो भी अगर आपने एम्प्लॉई शेयर डिडक्ट किया था तो आपको रिटर्न फाइल में सबमिट करना है, अगर नहीं किया था तो उसको जीरो छोड़ना है और रिटर्न फाइल के बेस पे चालान बनेगा, जिसमें कि इंटरेस्ट भी होगा, एम्प्लॉयर शेयर होगा, एडमिन चार्जेस होंगे और उसके अलावा जो लमसम 100 रुपीज़ पेनल्टी वो रहेगी और उसी चालान का पेमेंट करना है। इसको आपको मेन ईसीआर के साथ लिंक नहीं करना है। जी। वर्मा साहब, एक सवाल आ रहा है हमारे दर्शक का फेसबुक पे कि इफ एन एम्प्लॉयर डिनाइज टू एनरोल देन व्हाट टू डू? शुड आई रेज इन ग्रीवेंस पोर्टल? बिकॉज माई डेट ऑफ ज्वाइनिंग वॉज दिस एंड दे हैव शोन दिस एंड स्टार्टेड डिडक्टिंग फ्रॉम 1st June 25, even though I had my active UN with the previous employer and merged now.
मैं समझ नहीं पाया जो कह ये रहे हैं ये कि जो सवाल है। 2025 के पहले इनका एक्टिव यूएएन था, हाँ 2021 से ही इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। हाँ, साइमल्टेनियसली ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉयर इनको डिनाई कर रहे हैं। एम्प्लॉयर ने इनका डिडक्ट नहीं किया है, हाँ। उन्होंने बाद में भी डिडक्ट किया है 1 जून 25 से। हम्म। तो ऐसे केसेस में अंडर दिस डिक्लेरेशन स्कीम ऐसे केसेस को नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि डिक्लेरेशन अल्टीमेटली एम्प्लॉयर को ही करना है। ये डिक्लेरेशन के लिए जो एम्प्लॉयर जहाँ से भी वो डिक्लेयर कर रहे हैं उसे हम मानते हैं, और पुराने केसेस के लिए डेफिनेटली इसमें नहीं लाया जा सकता जहाँ पे एम्प्लॉयर खुद ही डिस्प्यूट कर रहे हैं। लेकिन आप एसीसी कंप्लायंस हैं, तो कृपया इनको ये तो इतना तो गाइड कर ही दीजिए कि ये क्या करें इसके लिए। ऐसे केसेस में आप जरूर ग्रीवांस दे सकते हैं, वहाँ जो लोकल ऑफिस हैं आप उनको शिकायत भी कर सकते हैं, लेकिन साथ में शिकायत के साथ आपका जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा वो जरूर आप लगा दें। जब भी हमारे पास अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ, जैसे आपका ज्वाइनिंग लेटर अगर कोई है, कोई सैलरी स्लिप है, उसके साथ ही अपनी शिकायत करें, सो दैट कि हमारे लिए आसान हो जाता है आपको हेल्प करना और आपको आपका जो पीएफ है वो सही समय से दिलवा पाना। जी, एक सवाल आ रहा है कि क्या एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट के बारे में भी ये लागू होगा? जी, ये सबों पे लागू है। सर, कैन वी एनरोल एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉइज? जी। तो एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉइज से आई थिंक इनका तात्पर्य है एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय, जो 15,000 से ऊपर सैलरी पाते हैं। नहीं, वैसे केसेस में इनफैक्ट जो हमारे यहाँ स्टैट्यूटरी कवर्ड है, ये डिक्लेयर तो किसी के बारे में भी करें, जी आप डिक्लेरेशन में कोई इशू नहीं है। वो एक्सक्लूडेड है, अगर उनको लाना चाहते हैं यहाँ पे, ऐसे कोई भी एम्प्लॉय जो किसी भी कारण से छूटे हुए हैं उनको यहाँ पे लाया जा सकता है इस नए वाले स्कीम के अंतर्गत। जी, मेरा ख्याल है अब ये सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा और आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई है। मैं ये जानना चाहता हूँ अपने एम्प्लॉयर्स और अपने दर्शकों की तरफ से कि क्या इस डिक्लेरेशन के बाद वे ये आश्वस्त हो सकते हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ईपीएफओ द्वारा नहीं की जाएगी? हाँ, ईपीएफओ इनफैक्ट हमारे स्कीम प्रोविजन में ही बहुत कैटेगरिकली इसको मेंशन किया गया है कि कोई भी सुओ मोटो कंप्लायंस एक्शन हम इसमें नहीं लेंगे। अगर एम्प्लॉयर डिक्लेयर कर रहे हैं, एक वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम की तरह अगर हम इसे ला रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हमें विश्वास जगाना पड़ेगा एम्प्लॉयर्स का भी कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। आ, हाँ, हमारी उम्मीद यही है, और स्कीम का प्रावधान भी यही कहता है कि जो भी डिक्लेरेशन है पहला वो एक बार हो रहा है, क्योंकि आपको एक ही बार अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, तो आप कृपया इसे टुकड़ों में कोई करने की कोशिश ना करें। एक बार ही आप पूरे जितने भी लोगों के लिए डिक्लेरेशन करना चाहते हैं आप कर लें, और साथ ही स्कीम में कोई भी गलत डिक्लेरेशन नहीं होगा, इसकी भी हमें उम्मीद है कि एक सच्चा डिक्लेरेशन जरूर आएगा। तो स्कीम का एक प्रावधान ये भी है कि कोई भी फॉल्स फैब्रिकेटेड काइंड ऑफ अगर डिक्लेरेशन होता है तो वो डिक्लेरेशन वॉइड होगा और फिर उसका कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। जी, अभी हमने एक सवाल लिया था संध्या शेट्टी जी का, उन्होंने दूसरा सवाल पूछा है और रेलिवेंट सवाल है, तो मैं चाहूँगा उसका जवाब भी उनको दिया जाए। व्हाट अबाउट द कंपनी क्लोज डाउन एंड एंटिटी नेम चेंज्ड सच केसेस हु इज नॉट पेड पीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ पीपीएफ मेंबर्स? तो आप अगर चाहें तो इसका जवाब। एक रेगुलर कंप्लायंस का इशू है। कंपनी, वेदर वो पुरानी कंपनी है, नई कंपनी है, उसका नेम चेंज हो गया है, जब तक इस्टेब्लिशमेंट हमारे यहाँ पे कवर्ड है, वो चाहे नहीं नहीं भी कवर्ड थी तो नया कोड नंबर लेके कर सकती है। नाम चेंज होने से ईपीएफ कोड नंबर अगर सेम रह जाता है तब भी उसका कवरेज वही होता है। तो वैसे सर्कमस्टांसेस में कंपनी उसको अलाउड होगा कि वो डिक्लेयर कर पाए किसी भी ऐसे एम्प्लॉय को जो आज तक हमारे यहाँ ईपीएफ में नहीं आए थे। जी, वैसे तो ये सवाल इस स्कीम से रिलेटेड नहीं था, लेकिन मैंने उन कुछ सवाल ऐसे ले लिए जो इस स्कीम से रिलेटेड ना होते हुए भी कंप्लायंस से रिलेटेड थे, क्योंकि हमारे बीच में है एक्सपर्ट, हमारे वो एसीसी कंप्लायंस है ईपीएफ हेड ऑफिस में और कंप्लायंस के एक्सपर्ट है। तो मैंने इस स्थिति का फ़ायदा उठाया। मुझे लगता है कि अगर और मौका मिला तो मैं जरूर जरूर। आपसे और सवाल पूछूंगा। आपने थोड़ी देर पहले सुना था, वर्मा साहब ने कहा कि जब कोई एम्प्लॉय को इस स्कीम में एनरोल किया जाएगा तो उसका फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका यूएन जनरेट करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। जी। तो किसी भी एम्प्लॉय को इस स्कीम में एनरोल करते समय पहले उसका यूएन जनरेट करना होगा और वो फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उमंग ऐप पर जनरेट करना होगा।
आपको पता होगा, अगर आपने हमारे वीडियोस देखे हैं तो, और नहीं पता है तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं, जिनमें हमने पूरी इसकी प्रोसेस बताई है। ये बहुत आसान प्रक्रिया है, जिसे आप घर बैठे एम्प्लॉय कर सकते हैं या एम्प्लॉयर भी उनके ब्याह पे उनके साथ बैठ के कर सकते हैं। वैसे तो सवाल इस स्कीम से रिलेटेड और नहीं हैं, लेकिन अगर हमारे आज के दूसरे गेस्ट हर्षवर्धन कौशिक साहब तैयार हों तो मैं एक दो सवाल ऐसे लेता हूं जो अक्सर पूछा था। हालांकि मैंने उसके बारे में पहले लाइव सेशन किया हुआ है, जिसमें से पहला सवाल होता है अक्सर कि यूएन डिसेबल हो गया है और उस यूएन को डिसेबल से इनेबल कराने के लिए, ओपन कराने के लिए क्या करना है, कैसे करना है और उसका क्या इम्पैक्ट है। अगर आप चाहें तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। हाँ, एक्चुअली में जो यूएन डिसेबल हुए हैं तो मैं पहले ही बताना चाहूँगा कि मुख्यतः वो दो वजह से डिसेबल किए जी गए हैं। जी एक वजह थी कि कई बार क्या होता है कि आप सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी आपको कोई अपनी केवाईसी करानी है और आपको इस तरीके से फाल्स कोई आपका डिटेल ले लेता है, यूएन और आधार, और वो किसी ऐसी एस्टिमेट में आपको लिंक कर देता है जहाँ आपने कभी काम ही नहीं किया है। तो जो इस तरीके के हमें यूएन थे तो उसमें ये संभावना भी रहती है कि उसमें कोई आपके यूएन के साथ फ्रॉड हो सकता है। जी तो सिस्टम ने ऐसे यूएन्स को ब्लॉक किया था। दूसरी वजह क्या थी कि जो आपका एबीआरवाई स्कीम थी और जहाँ पर कि ये लगा कि कहीं पर भी उसका कोई मिसयूज़ तो नहीं हुआ है, तो ऐसे यूएन्स को लिंक किया गया था। तो ऐसे यूएन में हमारे सिस्टम ने एक बार हमने डाटा के बेस पे लगभग 1,60,000 के आसपास यूएन को ऑलरेडी जो है उसको इनेबल कर दिया है। अब जो बचे हुए यूएन है तो उसके लिए फील्ड ऑफिस में फंक्शनलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप अपना ईपीएफआई जीएमएस में ग्रीवांस डाल सकते हैं और हमारा फील्ड ऑफिस उसमें जो भी उनको जांच करनी है उसके बाद उसको वो लिंक करेगा, बेसिकली एक्टिवेट कर देगा उसको। तो ये तो अभी प्रेजेंट का प्रोसेस है। लेकिन इसके अलावा जो बचे हुए यूएन है उसमें भी हम इस तरीके का सोच रहे हैं कि उसमें फर्दर अगर कुछ डाटा के बेस पे एनालिसिस करके अगर कुछ और रिकॉर्ड निकलते हैं जिनको एक्टिवेट किया जा सकता है ऑटोमेटिकली सिस्टम से, तो वो भी उस पर भी वर्क चल रहा है। जी, बहुत धन्यवाद ये बताने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग यूएन डिसेबलमेंट पे सवाल पूछ रहे हैं उनके सवालों का कुछ जवाब उनको मिला होगा। और यूएन डिसेबलमेंट की जो फंक्शनैलिटी है वो फील्ड ऑफिस के पास ही है, तो आपको इसके लिए अप्रोच करना होगा अपने कंसर्न रीजनल ऑफिस, पीएफ ऑफिस में पहुंच जाइए या वहां पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। एक दो सवाल ऐसे आ रहे हैं वर्मा साहब, जिनमें ये पूछा गया था, अभी एक सवाल आया फेसबुक पे कि ये 100 जो रुपए डैमेजेस है इसका क्या रूल है, प्लीज़ गाइड। इससे पहले एक सवाल मैंने देखा था जिसमें ये पूछा गया था क्या 100 रुपीज़ पर एम्प्लॉय है, तो कृपया हाँ ये बताएं। हाँ, इस बारे में मैं कुछ चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट कर दूं और लोगों के समझ के लिए। सबसे पहले जो हमारे यहाँ पेनल डैमेजेस का प्रावधान है, अगर आपको याद होगा 2008 के पहले पेनल डैमेजेस का रेट हमारे यहाँ डिसाइड होता है, जो ड्यू डेट होता है। ड्यू डेट भी मैं स्पष्ट कर दूं, अगर अभी सपोज जुलाई महीने का पेमेंट आपको करना है तो 15 अगस्त तक आपको पेमेंट करना है, 15 दिनों के लिए टाइम दिया जाता है। तो 15 तारीख के बाद से जो भी डिले होता है तो ड्यू डेट से टिल डेट ऑफ डिपॉजिट, वो एक डेज में हम उसको काउंट करते हैं कि कितने दिनों का डिफ़ॉल्ट हुआ या डिलेड रिमिटेंस हुआ, नॉट एग्जैक्टली डिफ़ॉल्ट। और उसके बेसिस पे संस्थानों के ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। उस पेनल्टी का रेट 2008 के पहले कुछ और था, 2008 से 2024 तक अलग रहा। तो 2008 से 2024 तक, बिकॉज ये जो स्कीम आ रही है ये स्कीम 2017 से 25 तक के जो एम्प्लॉय हैं उनके ऊपर लागू होता है। तो वहाँ दो अप टू 2 मंथ्स का जो डिफ़ॉल्ट था वहाँ 5%, 10%, 2 से 4 महीने का 15% और 25%, 4 महीने से 6 महीने 15% और 25% रहता है। तो वैसे सर्कमस्टांसेज में अब और 2024 के बाद, और भी मैं स्पष्ट कर दूं, जून 2024 के बाद से ये 1% पर मंथ है। तो जो पुराना रेट ऑफ पेनल डैमेजेस था हमारा वो 5% पर एनम था, अभी वो 1% पर मंथ है 2024 के बाद। जितने भी लोगों के लिए इस स्कीम के तहत कोई भी एम्प्लॉयर अगर डिक्लेयर कर रहे हैं तो उनके ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो उस पुराने रेट पे नहीं लगेगी। रादर अब केवल हर इस्टेब्लिशमेंट को एक लमसम 100 रुपये केवल जमा करना होगा। ये एम्प्लॉई वाइज नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट वाइज है। और चूंकि इस्टेब्लिशमेंट एक ही बार डिक्लेरेशन दे रहा है इसलिए ये डिक्लेरेशन के साथ ही
एक ही 100 रुपये केवल जमा करने होंगे। ये भी स्पष्ट कर दूं कि तीनों स्कीम को मिला के अगर आपने किसी में भी 100 रुपये जमा कर दिए, पीएफ स्कीम में, पेंशन स्कीम में, ईडीएलआई स्कीम में, तो 100 रुपये डैमेजेस माना जाएगा कि आपने तीनों के लिए कंप्लाई कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये लमसम पीडी इंस्टेड ऑफ द एग्जिस्टिंग रेट। हम्म यानी कि केवल 100 रुपये, जी। ना कि एम्प्लॉई से गुणा करके और ना ही मंथ से गुणा करके। तो कितने भी एम्प्लॉई हो, कितने मंथ का डिफ़ॉल्ट रहा हो, केवल पेनल डैमेजेस लगेगा 100 रुपये। देखिए, एक सवाल और आया, ये शायद देर से इन्होंने ज्वाइन किया हमारे लाइव सेशन को। ये पूछ रहे हैं, दया सागर प्रधान पूछ रहे हैं कि गुड आफ्टरनून सर, वेदर कैन बी डिक्लेयर द एम्प्लॉई हु ज्वाइंड बिफोर 2017 बट नॉट कंटिन्यूइंग ड्यूरिंग दिस पीरियड ड्यू टू सम टेक्निकल इशू? प्रधान अंडरलाइन इज टेक्निकल इशू। प्रधान साहब, द बेसिक इशू इज दैट एनी पर्सन, इस स्कीम का बेनिफिट वैसे ही लोगों को मिलेगा जो 2017 1 जुलाई के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया हो और 31 अक्टूबर 2025 तक वहाँ हो। उसके पहले वालों को भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसके आगे वाले को भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस पीरियड के ज्वाइनिंग के कंडीशन है इस स्कीम की, जहाँ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ को जो भी बेनिफिट लेना है तो इसी बीच में उनका ज्वाइनिंग होना पड़ेगा। एक नेहल चौकसी जी हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं कि इन केस वेयर यूएन नंबर आर अवेलेबल विद एम्प्लॉयज, वेयर इन सच केसेस कैन एम्प्लॉयर एनरोल दैम इन स्कीम? यूएएन नंबर्स आर अवेलेबल विथ एम्प्लॉय। चौकसी जी, इसका मतलब है कि यूएएन उनका जनरेटेड है, आप फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू आप उसको कंफर्म कर सकते हैं। केवल आपको ध्यान ये देना होगा कि इनकी ज्वाइनिंग किस पीरियड की है, क्या 2017 से 25 के बीच की इनकी ज्वाइनिंग है। अगर वैसे एम्प्लॉय हैं जो इस पीरियड में उनकी ज्वाइनिंग है और साइमल्टेनियसली उनको कहीं इनरोल नहीं किया गया, किसी भी कारण से छूट गया है, तो ज़रूर इनका डिक्लेरेशन किया जा सकता है। देखिए, मैं अपने दूसरे जो पैनलिस्ट हैं उनकी उपस्थिति का लाभ लेते हुए उनसे एक बात दर्शकों तक पहुंचाना चाहूँगा कि हमने जो ये फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए यूएन जनरेशन की व्यवस्था की, यूएन जनरेशन एक्टिवेशन एंड ऑथेंटिकेशन, इसके बारे में हमने हालांकि पूरा वीडियो बनाया और उसमें पूरा समझाया है। लेकिन हम चाहते हैं कि आज जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको इसके बारे में थोड़ा बताइए कि इस क्यों किया गया और इसका लाभ क्या है, जिससे कि लोग समझ के उसका लाभ उठा सके। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इसमें हमने इसका जो बेसिक पर्पस था वो था कि एम्प्लाई की जो आइडेंटिटी है वो कि फर्स्ट प्लेस पे ही जब वो इनरोल हो रहा है ईपीएफओ में, उसी समय उसको पक्की तरीके से एस्टेब्लिश हो जाए। तो जी। इसके लिए जो हम जो आधार का एक हमारे पास था कि ई केवाईसी कर सकते हैं उसका बायोमेट्रिक बेस। तो यहाँ पर चूँकि बायोमेट्रिक में आपको जो बायोमेट्रिक का ही जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो सबसे इजी है, जो कि आजकल सबके पास स्मार्टफोन ज़्यादातर लोगों के पास होता है, तो वो अपना फेस ऑथेंटिकेशन से उसको कर सकते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है कि जो भी डिटेल्स हैं वो आधार से ऑटोमेटिकली फैच होती है, जैसे फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। तो बाद में जैसे अभी बहुत जो पुराने हमारे यूएन है उसमें अभी क्या दिक्कत आती है कि उनका फादर नेम में मिसमैच है या डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच है। तो यहाँ पर ये सारी संभावना पहले उस पर ही आपके पास बिल्कुल जो सही डाटा है उसी से यूएन अलॉट होगा, और ये इजी भी है। और तो इसलिए इसको आपका जो यूएन का अलॉटमेंट है वो फेस ऑथेंटिकेशन से किया गया है, जिससे कि आपके जो बाद की जो भी सर्विसेज है वो आपको सीमलेस मिल जाए, चाहे वो क्लेम सबमिशन हो, केवाईसी या बैंक अकाउंट वैलिडेशन हो, तो वो सारी आपको आगे इससे सीमलेस सर्विस मिलेंगी। इसलिए इसको सर लाया गया। इसका मतलब है कि बिना किसी कागज़ के, बिना यस। किसी कागजात के, बिना किसी फिजिकल पेपर वर्क के ये यूएन जनरेट हो जाएगा। उसमें डेटा जो आधार में है वो डेटा हमारे पास आ जाएगा। ऑथेंटिकेट करने की क्या आवश्यकता थी उसकी? अगर यूएन जनरेट फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी से किया है और तो वो एक्टिवेट भी हो जाता है। हमारे दर्शक को ये बता दीजिए, हालांकि हमने वीडियो में बताया, फिर भी आप बता दीजिए कि उसका ऑथेंटिकेट करने का क्या फ़ायदा है और क्या क्या डेटा आप वहाँ से ले लेते हैं, जिससे कि उनको अच्छी तरह समझ में आए और लाभ उठा सकें। तो इसमें जो सबसे पहले जो डाटा आधार से फैच करते हैं, तो जो उसका नाम है, उसकी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस और फादर या हस्बैंड नेम, ये हम आधार से डायरेक्टली फैच करते हैं। और फादर नेम में अगर चाहे तो एम्प्लाई अगर उसको वहाँ पर कुछ एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हैं यूएन जनरेशन के दौरान ही। तो ये सारा सही डाटा हमारे पास फर्स्ट प्लेस में एज पर आधार आ जाता है। जहाँ तक ऑथेंटिकेशन की है कि अगर आप वहाँ पर उमंग में आप देखेंगे तो वहाँ पर हमने 3 फैसिलिटी दी हैं।
एक है फर्स्ट यूएन अलॉटमेंट एंड एक्टिवेशन। तो जिसका फर्स्ट टाइम यूएन अलॉट हो रहा है तो उसका एक्टिवेशन भी और यूएन अलॉटमेंट एक साथ हो रहा है। सेकंड कैटेगरी वो है कि जो यूएन पहले ही जिनका अलॉट हो गया था और उनका एक्टिवेशन नहीं हुआ है, तो अब वो फेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा अपना एक्टिवेशन कर सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी थी जो अभी आपका एक क्वेश्चन भी था जो इसमें आया था कि जिनके पास यूएन पहले से है और वो हो सकता है एक्टिवेट भी हो लेकिन उसका फेस ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है। तो तीसरी कैटेगरी है, ऐसे लोगों का आप फेस ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। तो फेस ऑथेंटिकेशन का ये फ़ायदा है कि बाद में जब वो कोई भी हमारे पास सर्विस लेने आएगा तो उसकी आइडेंटिटी सिस्टम में पहले से ही है, तो हम उसको बिना किसी उसके वो फैसिलिटी अलाउ करेंगे। तो इस केस में जो वाला क्वेश्चन में मैं फिर वही मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर किसी के पास पहले से यूएन था और आपको इस स्कीम में डिक्लेयर करना है तो आप उमंग में जाके उसका फेस ऑथेंटिकेशन ही कराना है। यूएन उसके पास पहले से है तो उसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको फेस ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन वाला करना पड़ेगा या यूएन फिर जनरेशन वाला करना पड़ेगा? नहीं, उसको ऑथेंटिकेशन वाला करना। ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी के पास यूएन है और वो इस स्कीम के तहत उसका एनरोलमेंट किया जाता है, तो उसे जो प्रोसेस है, पहला वाला प्रोसेस नहीं करना है, यूएन जनरेशन नहीं करना है, बल्कि फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से यूएन को ऑथेंटिकेट करना है। मेरा ख्याल है आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये प्रक्रिया, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों किया गया, ये प्रक्रिया क्यों शुरू की गई, जिससे कि आपका डेटाबेस ईपीएफओ में बिल्कुल साउंड हो और आपका अकाउंट बहुत सुरक्षित रहे। हमारे पास आपका एड्रेस भी रहेगा, आपका फ़ोटो भी रहेगा और आपके सारे बायोमेट्रिक्स भी रहेंगे, तो फ्रॉड के चांसेस नो नो चांसेस। देखिए, एक सवाल आया है, राकेश केपी जी हैं, मैं अगर आप इजाज़त हो मैं ले लूँ ये सवाल। हाँ बिल्कुल। ये सवाल है कि वी आर फेसिंग 14B damages issues from 1st January 21 to 31st March 2025. Can we get any benefit of waiver of damages under this scheme? और इस स्कीम में जो रिडक्शन ऑफ डैमेजेस है, वेवर तो है नहीं, जो रिडक्शन ऑफ डैमेजेस है राकेश जी, वो केवल इसलिए है, वैसे एम्प्लॉय के लिए है जिनके बारे में अभी डिक्लेरेशन इस स्कीम में आ रही हैं। एक ओवरऑल वेवर ऑफ डैमेजेस का कोई स्कीम नहीं है, तो इसमें इसका एडवांटेज आपको इस स्कीम के अंतर्गत नहीं मिल पाएगा। एडवांटेज आपको तब मिलेगा अगर आपने किसी भी एम्प्लॉय के लिए अभी डिक्लेयर किया और साथ ही उसके लिए जो पेनल्टी है वो आपको 100 रुपये लमसम के तरह जमा करना पड़ेगा। इस स्कीम में अनफॉर्चुनेटली अभी यहाँ पे कोई भी प्रावधान नहीं है जहाँ वेवर ऑफ डैमेजेस को किया जा सके। हम्म मुझे उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा राकेश जी। कुछ सवाल ऐसे आ रहे हैं जो आज के सब्जेक्ट से संबंधित नहीं है। मैं उन सवालों का जवाब बाद में देने की कोशिश करूंगा, इस चैट में ही हमारी टीम उसका जवाब पोस्ट करेगी जहां तक संभव होगा। अगर कोई हमने इस तरह का वीडियो बनाया है या कोई लाइव सेशन किया है तो उसका लिंक भी हम आपको दे देंगे, आप उसको भी देख सकते हैं। चूँकि अब स्कीम से रिलेटेड कोई सवाल नहीं है और हमने कुछ ऐसे सवाल जो स्कीम से रिलेटेड ना होते हुए भी हमारे जो दूसरे एक्सपर्ट हैं आज के, हर्षवर्धन कौशिक जी, जॉइंट डायरेक्टर आईएएस इंफॉर्मेशन सर्विसेज, उनकी डोमेन के थे और उनकी एक्सपर्टीज़ के थे, इसलिए हमने ले लिए थे। मैं अब इस सेशन को आज यहीं वाइंड अप करना चाहूँगा। आज के दोनों पैनलिस्ट श्री पीवी वर्मा, एडिशनल सीपीएफसी कंप्लायंस ईपीएफओ हेड ऑफिस, और श्री हर्षवर्धन कौशिक, जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन सर्विसेज ईपीएफओ हेड ऑफिस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों के साथ रूबरू हुए। और दर्शकों, हम आपसे वादा करते हैं कि हम जल्दी आपसे मिलेंगे और कम से कम हर माह के दूसरे मंगलवार को आपके साथ जरूर आएंगे और एक नए टॉपिक पर एक नया डिस्कशन लेके आएंगे। उम्मीद है आप हमसे जुड़े रहेंगे, हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो करते रहें और नई नई बातें सीखते रहें। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।